बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स खैरियत से यकीनन नहीं होंगे, क्योंकि जुर्मानों का मौसम चल रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग तो जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुकाबला भी होगा। एक दिन का गैप कर लिया था, उसके बाद मुकाबला। तो वो जो गैप था वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक रहा मीडिया के लिए ख़ास तौर से, और जो भी लोग क्रिकेट से जुड़े हैं उनके लिए, क्योंकि एक के बाद दीगरे दो खिलाड़ियों को सज़ाएँ सुनाई गई, जुर्माना उन पर भारी किया गया। उसके बाद फिर आज प्रोग्राम के आगाज़ से कबल ही हमारे पास खबर आई कि फ़खर ज़मान पर 2 PSL मैचेस का जुर्माना लगा दिया गया। 2 मैचेस फ़खर ज़मान आगे नहीं खेल पाएंगे बिकॉज ही वायलेटेड द आर्टिकल 2.14 ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग। वो आर्टिकल जो भी कहता है वो भी आपको बताऊंगा मैं प्रोग्राम के चलते। तफसील से हम इस पर बात करेंगे। उसके अलावा नसीम शाह पर भी भारी जुर्माना हुआ। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स, वॉज ऑल्सो चार्ज हैवीली बाय देयर मैनेजमेंट फॉर सम रीज़न। वो भी सब आपको बताऊंगा। उसके अलावा आज का मुकाबला भी है। पेशावर ज़ल्मी मुकाबला करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दोनों साबिक चैम्पियन टीम्स हैं, तो दोनों पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ अब्दुल गफ़ार साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं पानी पीने की मुझे ख्वाहिश हो गई, इतना लंबा इंट्रो मैंने कर दिया आज। जी क्या करें, अभी आपके सामने हालात हैं। कल मैच भी अलग ही नहीं हुआ, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि थोड़ा सा ऐसा लगा तशनगी सी रही है। अभी टूर्नामेंट का जब स्टार्ट हुआ और एकदम से ब्रेक आ गया और ख़बरें भी बहुत सारी आ गई, जुर्माने, सस्पेंशन, यही डिस्कस हो रहा है। सिंसियरली होप कि आज के मैच से क्रिकेट पर फोकस यार वापस आए, बिकॉज ये अच्छा नहीं है हमारी अपनी लीग के लिए जो सब हो रहा है। चलें ठीक है। दूसरे मेहमान मेरे साथ हैं मोहम्मद वसीम साहब। कोई ज़्यादा तारुफ नहीं कराने की ज़रूरत। मोहम्मद वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी सलाम मेरी तरफ से। भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लेकिन अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कल ऑफ डे था PSL का, लेकिन आई थिंक कि डबल हेडर से ज़्यादा जो हैपनिंग थी वो कल के दिन में हुई है। चले उसी हैपनिंग की जो लेटेस्ट है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अब्दुल गफ़ार साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँ। फ़खर ज़मान को ठीक है लग रहा था बैन होगा उनको, और 2-4 रोज़ से खबरें भी चल रही थी। फ़खर ज़मान एक बात नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है। अंपायर फैसल अफरीदी और उनके साथी और सब ये कह रहे मान रहे हैं। इस सूरत हाल का मुझे समझ नहीं आता। मतलब वो अगर मान नहीं रहे हैं और PCB या अंपायर्स कह रहे हैं कि है, तो फिर तो अपील की तरफ जाएंगे। ऐसे ही लग रहा है 48 आवर्स में अपील कर सकते हैं। और जैसा आज डिटेल प्रेस रिलीज PCB का जो है उसमें साफ लिखा हुआ है, और होता भी ऐसे ही कि चारों जो अंपायर्स हैं, TV अंपायर से लेकर थर्ड अंपायर, उसी तरह फिर आपके पास जो ऑन फील्ड अंपायर थे, इवन फिर मैच रेफरी ने भी ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस ये लिखा हुआ है कि उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया। और फ़खर ज़मान चूँकि ये पहला ऑफेंस था, लेकिन आसिफ शायद अगर वो पहली हेयरिंग में जो फर्स्ट हेयरिंग होती है अगर वहाँ ये एक्सेप्ट कर लेते तो शायद उन पर एक मैच की पाबंदी लगती, लेकिन चूँकि उन्होंने इसको कंटेस्ट किया तो रूल के मुताबिक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 मैचेस का बैन था। खुदा ना खास्ता अगर कोई प्लेयर सेकंड ऑफेंस करता है इसी तरह का 1 साल के अंदर, तो फिर बात 3-4 मैचेस तक चली जाती है और उसकी तरह तीसरे ऑफेंस का भी मौजूद है। काटूंगा यहाँ अंपायर्स का मैं जिक्र कर दूं कि बड़े ही मुस्तनद अंपायर्स हैं। ऑन फील्ड अंपायर हैं शाहिद सियाकत और फैसल खान अफरीदी। फैसल खान अफरीदी ने ये बेसिकली चार्ज फ्रेम उनकी वजह से हुआ है कि उन्होंने देखा था। उनके अलावा जो और अंपायर हैं, TV अंपायर थे आसिफ याकूब, और फोर्थ अंपायर थे फोर्थ अंपायर थे ताहिर रशीद। तो ये ऑफेंस जो उनका जानिब से हुआ वो भी चल रहा है। तो ताहिर रशीद हों या आसिफ याकूब हों या सियाकत साहब हों, शाहिद सियाकत साहब हों या फैसल खान अफरीदी साहब हों, बड़े मुस्तनद अंपायर देंगे। बिल्कुल। और ख़ासतौर पर फैसल अफरीदी, जो कि जैसे आपने मेंशन किया कि इस पूरे किरदार में वीडियो में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर किया, गेंद वापस मंगवाई, उसको देखा, उसके बाद अपने सारे साथी अंपायर्स को जमा किया। आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं वो उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे होंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है, मेरी राय ये है कि अगर कोई बहुत कंक्लूसिव एविडेंस ना होता, और थर्ड एम्पायर TV अंपायर से भी उन्होंने रब्ता इसीलिए किया कि कुछ उनको एविडेंस, ये ब्रॉडकास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे मौके पर तमाम किस्म की जो फुटेजेज है वो प्रोवाइड करता है। तो बड़ा उन्होंने कहते हैं ना म्यूचुअल डिसीजन लिया ये, और जिसके बाद फिर बात जो है वो रोशन महनामा तक गई। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी कुछ ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं कि फ़खर ने ऑलरेडी 2 हेयरिंग में इस चीज़ को नहीं माना। सो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि अगले 48 आवर्स के दौरान उनको जो अपील करनी है, प्लेयर की सवाबदीद है, वो प्लेयर चाहे तो अपील कर ले, फ्रेंचाइज का इसमें मसला नहीं होता। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शायद वो अपील पर जाएंगे, लेकिन एक और तूल ही पकड़ेगी आसिफ, मुझे ऐसे लगता है। मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा जैसे ये मामला और
कंट्रोवर्सी तूल पकड़ेगी। आई थिंक अंपायर्स का डिसीजन अगर है और म्यूचुअली लिया गया है, सब कुछ है, सो यूजली प्लेयर इसके ऊपर जो है वो कहते हैं सरे तस्लीम खम कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तो मुझे आगे भी कंट्रोवर्सी दिखाई देती है। चलें, इसमें टेक्निकल पॉइंट में लेता हूँ मोहम्मद वसीम, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रेफरी भी ये हैं। अब तो खैर रेफरीशिप नहीं कर रहे, लेकिन रेफरी का काम तो किया है। तो वसीम साहब, ये जो आर्टिकल है 2.14 चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल इन ब्रीच ऑफ क्लॉज 41.3 ऑफ द HBL PSL कंडीशन, तो बॉल किस तरह की होनी चाहिए कि उस पर रेफरी ये मान ले के बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है? देखिए, उसमें दो तीन चीजें ना। एक तो जो बॉल का एक नेचुरल वेयर एंड टेयर होता है, चाहे वो सरफेस से हो रहा है, बाउंड्री पे बॉल जाती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लग रही है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस उसको माना जाता है। अब उसको फोर्सफुली या अननेचुरल वे में अगर कोई चीज ऐसी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो नाखून है, चाहे वो सम सॉर्ट ऑफ अ टूल की, जैसे पास में आपने देखी होंगी कि हमने सैंड पेपर वाली एक मिसाल देखी थी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, उसके बाद बोतल के ढक्कन वाला हमने सुना हुआ है कि पास में ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये सारी चीजें फिर आ जाती हैं कि आप बॉल की जो उसकी जो नेचुरल एक उसकी कंडीशन है, आप उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर बॉल के ऊपर आप कोई ऐसी चीज लगा रहे हैं जो कि परमिटेड नहीं है। पहले तो होता था कि आप बॉल को मॉइस्ट करते होते थे थूक वगैरह लगा के भी, तो वो अलाउ था, लेकिन अब तो वो भी अलाउ नहीं है। अब तो बस स्वेट वगैरह आप लगा सकते हैं। तो उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज, कोई ऑर्नामेंट ऐसा जिससे बॉल की कंडीशन चेंज होती है, तो वो अलाउ नहीं है। तो अब इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली अब इसमें किसी एक अंपायर का जिक्र नहीं आया कि एक अंपायर ने रिपोर्ट किया। अब मैं भी देख रहा था प्रेस रिलीज में, तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन है। दे ऑल एग्रीड कि सब इस चीज पे एग्री हैं कि बॉल की कंडीशन बदली गई है, और उसके साथ साथ उनके पास एविडेंस भी है। अब इसमें अगर फखर अपील में ना जाते पहले, तो फिर उनके ऊपर मिनिमम जो पेनल्टी थी एक मैच की लगती, लेकिन अब जब हेयरिंग के ऊपर जाते हैं तो पेनल्टी ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाती है। तो फिर मैक्सिमम पेनल्टी 2 मैचेस के उन लग गई है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो अपील में जाएंगे। ये मेरी एक वो राय है कि मुझे नहीं लगता इसके बाद जाएंगे, क्योंकि एक म्यूचुअल एक फैसला आया है, रेफरी भी उसमें है, आपके चारों अंपायर भी उसके अंदर शामिल हैं। तो अपील में जाने से मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ बदलने वाली है, ये सिर्फ लेंथन हो जाएगी चीज़। अच्छा, एक चीज़, अब ये टेक्निकल कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसने ये फैसला दिया, अपील किसी और बॉडी के सामने होगी यकीनन, तो वहाँ पर अपील अगर बफर्ज़ मोहाल मैं कह रहा हूँ, अगर अपील रद्द हो जाती है तो क्या जुर्माना बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, अब इसका मतलब मेरी नॉलेज में पहला इंसिडेंट है कि देखिए फाइनल जो डिसीजन होता है वो फिर आपकी जो मैच रेफरी की हेयरिंग वेयर होती है उसका ही होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि टेक्निकल कमेटी अपनी जो एक जो है इनके मैच रेफरी हैं, स्टाफ है, उनको वो ओवर रूल करके वो उस डिसीजन को चेंज करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है। चलिए, अभी हमें बड़े पर्टिनेंट शख्स ने ज्वाइन किया है। समीन राना लाहौर कलंदर्स के मैनेजर हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म से अपनी टीम को मैनेज करते हैं, और अपनी टीम को मुतहर्रिर रखने में जो राना ब्रदर्स का हाथ है वो किसी टीम का नहीं है। शुरू में जब PSL शुरू हुई थी तो तब भी राना ब्रदर्स का डंका बजता था, और आज भी इनका जिस तरह से खिलाड़ियों को रखने का अंदाज़ है वो शानदार है। अस्सलाम वालेकुम समीन राना साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। सर, 3 तनाज़ात हुए जिसमें से 2 लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ हुए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी टीम का माहौल कैसा है, आपने किस तरह से टीम को रखा हुआ है, बकअप किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, माहौल बिल्कुल ठीक है। देखिए, चीज़ें होती हैं, आप देखिए मैनेजमेंट इसीलिए होती है कि ऐसे जो कभी चीज़ें हो जाएं उनको मैनेज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लड़के सारे पॉजिटिव हैं। ऑब्वियसली जो भी कुछ तनाज़ात सामने आए, कुछ मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, आई थिंक वो एक आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन है जिसको लड़के जो हैं वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है रोज़ ही कोई ना कोई खबर आई होती है। हाँ, कल खबरों का दिन था, क्योंकि मैच तो कल नहीं था। अब ये फ़खर ज़मान के ऊपर जो बैन लगा है 2 मैचेस का, क्या अपील करने का इरादा रखते हैं फ़खर या लाहौर कलंदर्स? देखिए, लाहौर कलंदर्स तो अपील नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन तो अपील नहीं कर सकती, वो तो इंडिविजुअल फ़खर के ऊपर चार्ज है। ऑब्वियसली 48 आवर्स दिए गए हैं इस डिसीजन में कि उनको कि वो अपना अपील का हक इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये फ़खर का डिसीजन होगा, और अभी मेरी उनसे जैसे ही बात होगी या बिल्कुल फाइनल होगा तो आपको मैं हर चीज़ बात कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल में वो अपील करेंगे। ठीक है।
समीर साहब, अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि सारी बातें आप भी इस हेयरिंग में मौजूद थे और सारा कुछ हुआ, जो एविडेंस है वो एक वीडियो है जिसकी बेस पर सारा कुछ कम से कम जो हम तक पहुंची। क्या इसके अलावा आप हमारी नॉलेज के लिए बता सकते हैं कि कोई और एविडेंस जिसका, जैसे कि पीसीबी की प्रेस रिलीज में जिक्र है कि चारों मतलब जो अंपायर्स हैं, यानी जो मैच रेफरी हैं, उन्होंने एक म्यूचुअल डिसीजन दिया, क्या कोई और एविडेंस भी था उनके पास या सिर्फ वो जो फुटेज है? और आपकी क्या राय है बतौर टीम ऑनर, बतौर मैनेजर? फ़खर एक बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल क्रिकेटर हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़ी उनकी सर्विसेज हैं, तो लोग को थोड़ी सी हैरानगी हुई थी उनका नाम इसमें देख के। आपकी क्या राय है? देखिए, ऑब्वियसली फ़खर जो है वो फ़खर कलंदर भी है, फ़खर पाकिस्तान भी है, जिनकी उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए और कलंदर के लिए, वो तो हमारी, आपको भी पता है, आपने सबने ऑप्शन में भी देखा था, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। लाहौर कलंदर की टीम का वो सुतून है, अहम पिलर है। जहाँ तक बात है वो कार्रवाई की, ऑब्वियसली वो तो उन्होंने जो वीडियो दिखाई, मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी वीडियो है, लेकिन वही मैच वाली सर, जो ब्रॉडकास्टर वाली सेम वीडियो। हाँ, वही वाली वीडियो थी, जो मतलब वो 3 सेकंड वाली कोई वीडियो है, वो जो जिसमें वो बॉल को होल्ड करें। अंपायर का उससे ओपिनियन है कि ये जो है टेम्परिंग के जिम्मे में आता है, जुमरे में आता है, बट ऑब्वियसली हमारा हर इंसान का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है। मुझे बड़ी इस बात की भी खुशी है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो सारे इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अथॉरिटीज़ का और गेम का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। गेम से बड़ा हमारे में से कोई भी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट, प्लेयर का ये हक है और बिल्कुल ठीक हक है कि वो अगर समझता है कि जी ये चीज़ उसने नहीं की या ये एविडेंस जो है ये कंक्लूसिव नहीं है या इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, तो वो बिल्कुल इस पर अपील करेंगे। और उस पर मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेटी बनाएंगे, इसका एक ट्रिब्यूनल बनेगा, जिससे मेरा ख्याल में टेक्निकल कमेटी बनाएगी। अब फैसला बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है दोबारा से भी डिस्कस हो सकती हैं, एविडेंस की कंक्लूसिविटी डिस्कस होगी, और उसके अलावा जो भी फ़खर की रिजर्वेशन है इस टीम को लेकर, वो सारी डिस्कस होगी। ठीक है समीन साहब, आपका एक तो मौका बड़ा अच्छा लगा कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग चलती रहे और हमें इस तरह के तनाज़ात में नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरा जो मौका हुआ आपके साथ, सिकंदर रज़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया, उसने बताया कि कुछ मेहमान उसके आए थे, ठीक है, और शाहीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, सिकंदर रज़ा के अल्फाज हैं ये, लेकिन शाहीन को बैन कर दिया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से। बैन नहीं, उस पर फ़ाइन किया गया 10 लाख रुपए का, लेकिन सिकंदर रज़ा पर कुछ फ़ाइन वगैरह कुछ उसको तंबीह नहीं की गई। ये कुछ वजाहत इसकी करेंगे जो आपकी प्रेस रिलीज आई थी? सारा जो देखिए, जो सारा वाकया था वो मेरा ख्याल में आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको हाइप मिली मीडिया के अंदर। पता नहीं क्यों एक इंटरनल कम्युनिकेशन को पहले मीडिया में रिलीज हुई और उसके बाद उस पर हाइप बनी, जो कि मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेट बात है, होना नहीं चाहिए। इस तरह के भाई ताशा छोटे मोटे वाकयात आपने भी देखे होंगे, होते हैं, कोई आता है फिर उसको बाद दफ़ा रोक दिया जाता है, बाद दफ़ा रिक्वेस्ट की जाती है तो फिर उसे अलाउ कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे ही फ्लोर के ऊपर बार्बर्स भी आए हैं, उन्होंने बाल भी काटे हैं लोगों के, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी। और सिकंदर की फैमिली के कुछ लोग थे जो आए और उन्होंने एक्चुअली उसको बैग देने थे, वो बैग्स लेके आए थे, प्लेइंग बैग्स होते हैं, तो वो वहाँ पे उनको जब उन्होंने रोका तो शाहीन ने एक्चुअली किसी को वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं की, और जो कि जैसा कि इस रिपोर्ट में दिखा गया, बल्कि फैक्चुअल बात यह है कि शाहीन ने नीचे जाके पुलिस को जो साहब थे उनको रिक्वेस्ट किया और पुलिस वाले उनके साथ लिफ्ट में सिकंदर और उनके गेस्ट को लेके ऊपर उन्होंने स्कॉट किया। ऑब्वियसली हम आपको बताएं, कलंदर में वी वर्क लाइक अ फैमिली, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी केयर अबाउट ईच अदर। सिकंदर का ये बड़ा फन है कि वो कहते हैं कि जी वो इसको समझते हैं कि चूंकि मेरे मेहमान आए लिहाजा मैं शायद जिम्मेदार हूँ इसका, और शाहीन समझते हैं कि चूंकि मैंने किया लिहाजा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी जुर्माना हुआ उसकी नेचर या उसकी जो स्पिरिट है वो ये थी कि जो भी मीडिया में तासुर उभरा वो ये था कि शायद डिसरिस्पेक्ट की गई है प्रोटोकॉल्स की, या डिसरिस्पेक्ट की हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो लाहौर कलंदर एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है, और हमारे प्लेयर्स का भी ये स्टांस है कि हम किसी भी हाल में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने जितने लोग हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं,
हम उनके साथ कैसे डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। तो जो तासुर देने की कोशिश की गई, मैंने वो उस पर जो भी हमने एक्शन लिया वो यही था कि एक तो हम मैसेज इस पे क्लियरली दे दें कि जो भी रूल्स हैं हमें पसंद है या नहीं पसंद हम उसको फॉलो करेंगे, और जहाँ पे किसी बात पे ये तासुर उभरे कि हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिसोबे किया है, उसको जाहिर होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल है सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं बल्कि तमाम जितने भी इस होटल में ऑफिशियल और स्टाफ ठहरे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आइंदा दोबारा कभी किसी टीम की तरफ से ऐसा वाकया होता है तो उनको भी स्ट्रिक्ट ठीक है। मैं मेरा जानना ये था कि सिकंदर पे ज़रा सा भी कोई लफ्ज़ आपकी प्रेस रिलीज में नहीं है। शाहीन को बैन किया गया, शाहीन ने कुछ नहीं किया, आप भी सिकंदर पे इल्जाम नहीं था कोई भी। ठीक है, शाहीन पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, ये आपने बड़ी बात है। बहुत इल्जाम नहीं था कि वो तो आपने अगर रिश्तेदार से मिलने गए हैं तो वो इल्जाम। हाँ, ये अच्छा किया, बहुत अच्छा किया समीन साहब, बहुत अच्छा आपने किया कि आपने वाज़े कर दिया, तो थैंक यू वेरी मच। आसिफ भाई आखिरी एक सवाल भी, चूंकि समीन अभी सिकंदर ने समीन साहब ट्वीट भी किया ना कि थैंक यू पीसीबी मीडिया फॉर अलाउइंग माय फैमिली एंड रिलेटिव्स टू कम एंड सी इन माय रूम, और उन्होंने बोला जी काइंडली गेस्टर अप्रिशिएटेड। डेफिनेटली एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समीन भाई कि आखिरी 4 में से 3 टाइटल आप उन्होंने जीते हुए हैं, पहला मैच भी आप जीते हुए थे और सबसे तगड़ी टीम। लेकिन उस एक फैसले की वजह से मैं सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात करूंगा कि उस मैच का नक्शा भी तब्दील हुआ। बट लाहौर कलंदर जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देती आ रही है, आई एम श्योर के खासतौर पर जो कैप्टन हैं, जो आपकी टीम के अंदर इस वक्त वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, दे विल वेरी ईगर टू बाउंस बैक के क्रिकेट। और हम भी यही चाहते हैं सब समीन भाई, आई एम श्योर आप भी चाह रहे होंगे कि आज भी जैसे एक दिन के गैप के मैच है तो जल्दी से क्रिकेट पे फोकस वापस आए। जी बिल्कुल, आपने सिकंदर की ट्वीट की बात की तो वो अभी जो ये सारे वाकयात हो रहे थे उसके बाद पीसीबी ने एक क्लैरिफिकेशन ईमेल किया जिसमें उन्होंने अलाउ किया है सारे फैमिली मेंबर्स को कि वो रूम में आ सकते हैं। Okay. तो अच्छा। इससे पहले शायद वो क्लैरिटी उस तरह से नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा बिल्कुल सारा कुछ हुआ। क्योंकि अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे में से कोई भी ये चाहेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी को खुद ही रिस्क में डाल लें। देखिए होटल में हम लोग मौजूद हैं, कोई और बाहर वाले लोग नहीं है जो बात कर रहे हैं इस वक्त। हम लोगों की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो हम अपनी सिक्योरिटी को खुद तो ब्रीच नहीं करेंगे। और जहाँ तक आपने बात की इसके पहला मैच जीते और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो मैं तो एक ही शेर ही सुना सकता हूँ कि तुम भी ये बात मुखालिफ से ना घबरा है उकाब। क्या बात है, चलती है तो क्या बात है सर रमीज। चले बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये इस बात के आगे मेरे पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा आपने इख्तिताम किया। आपके लिए गुड लक कि लाहौर कलंदर्स ऐसे ही खेले जिस तरह से आप चाहते हैं। तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वसीम साहब, आपने समीन राना साहब की गुफ्तगू सुनी, एक तो उन्होंने फ़ख्र के मामले पे वो उनकी बात से मुझे लगा कि यार वो फ़ख्र के साथ हैं और वो समझते हैं कि उनके साथ मतलब ज़्यादती हुई, या ज़्यादती का लफ्ज़ शायद सख्त हो जाएगा, उनको इस तरह से नहीं समझा गया जिस तरह फ़ख्र समझाना चाह रहे हैं। कि अब क्या देखते हैं आप? अब आपके वहाँ सामने लाहौर कलंदर्स का मौक़िफ़ भी आ गया, आर दे गोइंग टू अपील और नॉट? देखिए ऑप्शन उनके पास मौजूद है, लेकिन मुझे आई स्टिल डाउट इट कि उनको उसमें से कुछ हासिल होगा। और देखिए एज अ मतलब टीम मैनेजर या टीम ऑनर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऑन करते हैं अपने प्लेयर्स को, जो कि हमेशा लाहौर कलंदर्स करती है। और चाहे जिस भी सिचुएशन के अंदर टीम हो, अच्छा खेल रही हो, बुरा खेल रही हो, या इस तरह के कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वो देखते हैं तो ओबीसी वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच चाहिए होती है एट द मोमेंट, मतलब जो ऑनर्स की तरफ से, और जिसका भी समीर ने जिक्र भी किया। और मेरे ख्याल में उनका ठीक स्टांस है कि ठीक है वो जो प्रोसीजर है उनको वो फॉलो करें, जो भी वहाँ से उनकी होती है। एक अपील का उनके पास था, उन्होंने की है, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। अब अगला जो ऑप्शन है मुझे नहीं लगता कि उनको जाना चाहिए, लेकिन अगर जाते हैं तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन अगेन जो अभी गफार ने बात की कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 दिन से क्रिकेट से ज़्यादा हमारी टेंशन जो है दूसरी चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस हो गया। मेरा बस इसमें एक थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मुझे वो तब्दील रवैये में कहूँगा नजर आते हैं कि नसीम वाला केस होता है, पीसीबी टेक्स एक्शन, इसी तरह फ़ख्र वाला हुआ है, ऑब्वियसली ये तो ऑन फील्ड अंपायर्स का काम भी था, पीसीबी ने डिसीजन लिया। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ है तो इस पर भी मेरे ख्याल में रिएक्शन या डिसीजन या जो भी इस पर कार्रवाई थी वो पीसीबी की जानिब से आनी चाहिए थी। अदरवाइज तो फिर नसीम भी कल उठ के ये कह सकते हैं कि जी शायद जो उसकी टीम है उसको उसके ऊपर वो मतलब एक्शन लेना चाहिए था, अगर लाहौर को ये दिया गया है कि नहीं सर मेरा ये ख्याल है वसीम भाई कि मैच में होने वाला वाकया और मैच के बाहर नसीम का तो वाकया था उसकी पर्सनल
उस कैपेसिटी में उसने ट्वीट किया, उसके मैनेजर ने ट्वीट किया। तो नसीम का फैसला इसलिए मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता, इसीलिए मुझे मेरा ख्याल है पीसीबी नहीं देख रहे हैं, जब सिक्योरिटी ब्रीच जो है ना वो टीम का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, वो पीसीबी की जो सिक्योरिटी है उसका ब्रीच ओके हुआ है ना। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। कि या तो होता ना कि जी लाहौर कलंदर का कोई था, उनका कर्फ्यू टाइम था या उनकी कोई एक्टिविटी थी जो प्लेयर ने मिस कर दी है, तो टीम मैनेजमेंट टेक्स एक्शन। लेकिन जब इतने बड़े स्केल पे चीज होती है, मतलब ये मेरा एक मतलब वैसी मेरे जेन में चीज आई है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट या दैट इज राइट, लेकिन जो चीजें हुई आई होप कि ये चीजें अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और मैचेस आज से शुरू हो रहे हैं और होपफुली आगे चल के हमें और बेहतर क्रिकेट देखने को भी मिलेगी और वापस फोकस जो है क्रिकेट के ऊपर आएगा। और चलें वसीम, आपकी तरफ मैं आता हूँ। गफार, ये 4 जो अंपायर्स हैं, फैसल अफरीदी हैं, शाहिद हैं, उनके अलावा आसिफ याकूब हैं और ताहिर रशीद हैं, ये किसी मैच में तो ये मैच अंपायर भी बनेंगे ना, फील्ड अंपायर भी बनेंगे लाहौर के खिलाफ, तो फिर क्या होगा? हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन, स्पाइसी क्वेश्चन। अच्छा तनवीर, जो वसीम ने बात की उसमें मेरा एक छोटा सा आर्गुमेंट है। हाँ, ये भी मैं देता हूँ। छोटा सा मेरा ये इसमें फीडबैक है कि क्योंकि नसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और एक चीज़ की वायलेशन उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के शायद मुताबिक हुई है, इसलिए पीसीबी ने किया, फ़खर का भी इसी तरह पीसीबी ने किया। जो शाहीन वाला मामला है, मेरा अपना ये ख्याल है चूंकि ये पीएसएल का तो कप्तान है, शाहीन का पीएसएल का चूंकि ब्रीच वगैरह जो है वो पीएसएल रिलेटेड एक प्रोटोकॉल पे हुआ ना शायद, तो शायद इसलिए उनकी टीम ने वहां पर एक्शन लिया। मुझे अपनी टीम की सिक्योरिटी पीसीबी ना, प्रोटोकॉल तो वही आते हैं ना, वहीं से आते हैं ना। नहीं, टीम की सिक्योरिटी तो पीसीबी या पीसीबी के मुकर्रर करदा इदारों की है। वसीम भाई, एक चीज़ और भी समीन भाई ने क्लियर की, मैं गफार आपकी तरफ आऊँगा। उन्होंने ये कहा कि रूल्स कुछ चेंज किए गए हैं, अब कमरों में जाने की इजाज़त है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया गया, सबको बता दिया। तो ये रूल में चेंज, कमरों में जाने की इजाज़त, ये मेरे लिए बड़ी नई बात है। नहीं देखिए, कमरों में आपके फैमिली जो क्लोज फैमिली है, आपके बीवी बच्चे, वो तो पहले भी अलाउ होते थे। जी जी, तो मेरे ख्याल में उसी का जिक्र उन्होंने अब दोबारा से किया है। बाकी जो थोड़ी दूर वाली फैमिली है वो भी अलाउ है, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अगर इस दफ़ा अलाउ कर दिया है अभी से तो दैट इज समथिंग न्यू। इससे पहले तो मेरे ख्याल में नहीं था अलाउ, सिर्फ आपके जो बीवी बच्चे वो आपके साथ रह सकते थे, प्लेयर्स के या मैनेजमेंट के। तो अब उस कैटेगरी में फॉल होके आ सकते हैं आपके दोस्त या आपके कजन्स भी, इसका मैं अवेयर नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा ना कि पिछले उन्होंने तो देखा नाइब भी आ रहा है तो खाने भी मंगवा रहे हैं, तो सब कुछ होता रहा है पीछे। लेकिन चलें ठीक है, आप वो डेजिग्नेशन एक रूम होता है। देखिए वो आते हैं, जब बार्बर्स भी आते थे तो एक टीम रूम, जहाँ पे एक टीम हर फ्लोर के ऊपर एक टीम रूम बना होता है, तो वहीं पे गेस्ट भी आते थे, वहीं पे बार्बर्स भी आते थे। बार्बर्स रूम में नहीं अलाउ थे। जी जी, मैंने देखा, बैठ के अपना सेटअप लगाते थे। इसी तरह स्पॉन्सर्स भी जो आते थे वो सिर्फ उसी कमरे तक महदूद रहते थे, प्लेयर्स के कमरे तक भी किसी के नहीं थे। मैंने देखा है, बार्बर आया था कराची किंग्स, कराची में मैच था और कराची के होटल में बार्बर के लिए अलग एक कमरा था और वो उसने आके वहाँ बाल काटे थे मेरी आंखों के सामने। वो अलग कमरा एक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से 3 के अंदर अलाउ नहीं। तो भाई ये 4 अंपायर कभी तो लाहौर कलंदर के सामने आएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए चारों का मुश्तरका डिसीजन, और भी कहना चाह रहे थे, ये हो गया था कंप्लीट वो। देखिए चारों का मुश्तरका डिसीजन है। फिर याद रखिए रोशन मानामा इज अ वेरी एक्सपीरियंस मैच रेफरी, वेरी मच रिस्पेक्टेड, और आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर भी हो रहे हैं। मैं भी वसीम से एग्री करता हूँ इस बात पर कि आई थिंक मामला यहाँ ख़त्म हो जाए तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि ये कंट्रोवर्सी और ड्रैग करे। और अंपायर का डिसीजन जब आप मान लेते हैं, देखिए गलत कभी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब डीआरएस साहब का रूल खत्म हो गया या आपने ले लिए तब भी आप अंपायर का डिसीजन मानते हैं ना, फाइनल है, अथॉरिटी है, लेकिन देखो खेल की स्पिरिट के मुताबिक। आप फखर हो सकता है, ये सोच रहा हूँ कि मेरी इज्जत के ऊपर हर्फ आ रहा है कि यार मैं बॉल टेम्पर नहीं करता। ड्यू रिस्पेक्ट टू फखर तमान, बहुत सर्विसेज है जैसे इंतजाम ने किया था, इंतजाम लक्का तो याद है ना 2006 वाला, वेरी रिस्पेक्टेड क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट। और उनकी शोहरत बहुत अच्छी है, लोग उनको पसंद करते हैं। थोड़ा सा भी हालिया अरसे में हमने देखा कि लोग उनके मुतालिक बात कर रहे थे, हम सब कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। मतलब उनकी इस तरह की एक फैन फॉलोइंग और उनकी एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अंपायर या गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि अंपायर्स एक नहीं, 2 नहीं, सब ने, और फिर मैच रेफरी जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब वो तस्लीम कर ले कि मैंने किया है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ ऐसा नहीं मुझे नजर आता है कि कोई बहुत बड़ी जैसे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मे बी कि वो डिसएग्री कर रहे हो, बट मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ डिफरेंस ओपिनियन जरूर हो सकता है। बट मुझे अंपायर्स या मैच रेफरी की नीयत पर यहाँ कोई शक नहीं है। फखर की नीयत पर शक है? नहीं, उनकी अपॉइंटेड व्यू पर मैं समझ सकता हूँ कि वो शायद कह रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन
जितने वेल रिस्पेक्टेड ये अंपायर, खासतौर मैच रेफरी की बात करूं, जिनके मतलब जितना क्योंकि एक प्रोसेस फॉलो हुआ है ना, सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो हुआ है। मतलब एक तरफ हो जाओ ना, फखर ठीक कह रहा है या अंपायर ठीक कह रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर हम जो डिसीजन है एविडेंसेस के बेस पर अंपायर्स कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो फखर के बाद भी बहुत उन एविडेंस को जुटाने के लिए डीआरएस वाली मैं बात करूँ, कोई ऐसा एविडेंस जरूर हो। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा एविडेंस वो प्रेजेंट कर सकें। वो दे दे तो होता, दे दे तो बहुत अच्छी बात है। एज अ कैरेक्टर फखर को जो लोग जानते हैं वो फखर के बारे में राय रखते होंगे, लेकिन ये आदमी के ऊपर ये चीज़ आ जाती है कि वो बॉल टेम्पर करता है, ये इस पर नज़र रखना, तो बहुत सारी बातें हैं। चलें, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना होगा जो कि बहुत ज़रूरी है। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक, आई विल सी यू इन अ व्हाइल। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। अब किस्सा ख़त्म हुआ फ़खर ज़मान वाली स्टोरी का। हमने काफ़ी बात की और काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें समीन राना साहब की जानिब से मिल गई थी। और अब देखिए क्या होता है, फ़खर उस पर क्या करते हैं। दूसरा केस है नसीम शाह का। नसीम शाह पर कल जुर्माना हुआ 2 करोड़ रुपए का, और इनके मैनेजर भी, उनकी जो जॉब थी मैनेजरशिप की, वहाँ से उनको भी हटा दिएगा। अब ये 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है, ये सुनने में तो खासा ज़्यादा लगता है और है भी ज़्यादा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि 2007-8 में बड़ा भारी जुर्माना शोएब अख्तर पे हुआ था। 70 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। अब 2008 में चले जाएं और 70 लाख की वैल्यूएशन करें और आज के दौर में 2 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन करें, तो आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं कि उस वक्त वो जुर्माना कितना भारी था। लेकिन शोएब अख्तर का जुर्माने में केस ये था कि वो केस लेकर गए थे इसका पीसीबी के जुर्माने के ख़िलाफ़, और फिर वो केस जीत गए थे। तो पीसीबी ने जो 70 लाख शोएब अख्तर ने दे दिए थे, वो पीसीबी ने वापस किए थे। तो ये भी स्टोरी का हिस्सा है। लेकिन जुर्माने के क्वांटम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वसीम, आप क्या समझते हैं कि जुर्माना काफ़ी ज़्यादा है? लोग काफ़ी ये बात कर रहे हैं कि बहुत भारी जुर्माना कर दिया नसीम शाह पे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, कहने के तो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब उस पर ये है कि लेसन है मेरे ख्याल में ये बाकी प्लेयर्स के लिए भी, कि मेरा देखें इस पे मैं इस पे बात कर रहा था कि आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं या हैंडलर्स जो भी हैं आपके ये सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्लेयर्स को थोड़ा उस पर दे नीड टू बी रियलिस्टिक। देखिए, कुछ प्लेयर्स या सेलिब्रिटीज़ के ऐसे मतलब वो आता है, ऐसे लैंग्वेज में वो आते हैं ट्वीट्स के जो आप रिलेट ही नहीं कर सकते कि यार ये तो 100% जो है ना ये लिखवाया है किसी। तो वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वही बात करें, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसे रखें जिसको आप रिलेट कर सकें कि यार ये बात इस बंदे ने वो की हुई है। तो आई थिंक के क्लियर मैसेज है बाकी प्लेयर्स के लिए भी कि भाई अब यू नीड टू बी केयरफुल। अब तो शायद नई पॉलिसी भी आप बता रहे थे कोई आ गई है उस पर भी, फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप इससे करवा भी रहे हैं तो उसको डबल, बल्कि 3-4 दफ़ा उसको आप डबल चेक करें कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना हो, वो प्लेयर के कंसेंट के बगैर। क्योंकि पास में भी 1-2 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि कुछ प्लेयर सरप्राइज थे, यार वो मैंने तो ये नहीं मैं कहना चाह रहा था, कुछ और कहना चाह रहा था। तो उनको डबल ट्रिपल चेक करना चाहिए कि क्योंकि एंड ऑफ द डे जो अकाउंट है वो उनसे ही मंसूब है, वो उन्हीं के नाम पे होगा। तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो आई थिंक एक एग्जाम्पल तो अब सेट हो गया। अब लेट्स सी के होप कि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो थोड़ा इससे ज़रा सीखेंगे और आगे मुहताज रहेंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है? जुर्माना पहले तो क्वांटम देखें इसका, 2 करोड़ रुपया बिल्कुल ज़्यादा लेकिन लगता है जो इनका जो PSL की जो फीस है जो टीम के साथ है वो 8 करोड़ है मेरे ख्याल से। तो उसमें उसके हिसाब से आप कह रहे हैं अभी भी 6 करोड़ बचे हुए हैं। देखिए, अब मेरा ये ख्याल है अब तो प्लेयर्स को बहुत स्मार्ट हो जाना चाहिए। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूंगा, क्योंकि हम मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, कि अब तो आपके पास जो है ना वो AI सॉफ्टवेयर हैं, ChatGPT है, 2-3 और हैं। आप उर्दू लिखे तो इंग्लिश पता चल जाती है, इंग्लिश लिखे उर्दू। तो प्लेयर को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अकाउंट की रखनी चाहिए
कि वो चेक एंड बैलेंस रखे कि क्या उसके अकाउंट से ट्वीट होने जा रहा है, ये नहीं कि हो गया है तो फिर उसको याद आ रहा हो। और जैसे आई थिंक सही मिसाल दी थी वसीम ने कि बहुत दफ़ा तो कुछ ऐसे हम ट्वीट्स देखते हैं तो बिल्कुल लगता नहीं है कि किसी ने की होगी। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी इंटरनेशनली उनके भी इसी तरह अकाउंट हैंडल हो रहे होते हैं, बट प्लेयर का ये काम है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करे। आज सोशल मीडिया मैनेजर का मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ भी कर दे और आप वो पता ही ना हो। आप इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। और मुझे याद पड़ता है, बहुत पुरानी बात है, जो फ्यूल ह्यूज जिनकी डेथ हुई थी ऑन क्रिकेट फील्ड, बहुत पहले जब बिल्कुल शुरू में ट्विटर आया था ना, उन्होंने सिलेक्शन के ऊपर वो बात लिखी थी, मुझे आज तक वो बात याद है। तो उन पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ना फाइन कर दिया था, कुछ ऐसी बात हुई थी। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल मीडिया आता है। इसीलिए हम सब के लिए भी, आम लोगों के लिए भी अब तो ये रूल्स मौजूद है ना कि आप जो लिखें जो बोलें उसका आपको पता होना चाहिए, इसके जवाब दें। आप देख लें ये जो भी ट्वीट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शिकें मौजूद हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। आई एम श्योर कि इससे जो है वो बाकी सब प्लेयर्स भी और इवन मजमूई तौर पे सब लोग इससे जो है ना कुछ लेसन लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब ये कोई आसान चीज़ है कि आप कुछ भी लिख दें, आप जवाब दें उसके। तनकीद जब भी हुई है, माजी में भी हुई है, तो तनकीद का बहुत शदीद रिएक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया है। माजी में मिड-80s में एक बैटर थे, उन्होंने शिकायत कर दी थी, पाकिस्तान की टीम पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था, तो उनके ऊपर 5 साल पाबंदी लगी थी और वो 5 साल के बाद वापस नहीं आए वो। बिल्कुल। तो ये छोड़, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। वसीम भाई, इसमें कुछ ऐड तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता अगर निकल आए, कुछ थोड़ा जुर्माना कम हो जाए, कुछ हाई अप इनको थोड़ी सी वार्निंग देकर छोड़ दें, वो जो भी होगा वो हम करेंगे। आज पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होगा भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी खेल रही है। दोनों टीम्स का अगर आप देखें, मुवाजना करें, पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग की अगर बात करें आप, तो क्या आपको प्लस पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में नज़र आता है? लाहौर की पिच है, थोड़ी सी फ्रेश होगी अब एक दिन का रेस्ट मिलने के बाद। कैसा पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग? मेरे ख्याल में तो बेहतर होगी पिच। आज थोड़ा टाइम मिल गया होगा ग्राउंड में इनको। आई डोंट नो अब लाहौर में वेदर ने कितना अलाउ किया होगा, क्योंकि कल काफ़ी बारिश वगैरह जहाँ इस्लामाबाद में तो हुई थी। अब देखें, इसमें अगर पेशावर को देखते हैं तो उनके लिए जो वरी है उनकी बॉलिंग है, कि पहले मैच के अंदर वो मैच तो वो जीते थे, लेकिन रन बहुत ज्यादा उन्होंने करवाए थे। और अच्छी चीज उनके लिए कि उनकी बैटिंग ने क्लिक किया, वो चेज कर गया उस टारगेट को। इस्लामाबाद के लिए वरी उनकी बैटिंग है कि उनकी बैटिंग ने उसका डिलीवर नहीं किया पिछले मैच में, लेकिन उनकी बॉलिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस्लामाबाद को तो दोनों एरियाज बेहतर करने की जरूरत है। पेशावर थोड़ा सा अपना अगर बैटिंग जो बॉलिंग है उसमें वो बेहतरी लेके आते हैं, तो आई थिंक कि उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आज बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच कि आज हाई स्कोरिंग मैच होता है या फिर हमें थोड़ा सा स्लोअर पिच नजर आता है। मेरे ख्याल में हाई स्कोरिंग मैच ही आज होगा। तो पेशावर ज़ल्मी अगर थोड़ा सा अपनी बॉलिंग को वो टाइट कर ले और अंडर प्रेशर लेके आए इस्लामाबाद की बैटिंग को, क्योंकि पिछले मैच के बाद उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि अपने एक वो उनकी एक जो रेपुटेशन है, उनका एक जो कुलिया होता था, उसके बिल्कुल वो अगेंस्ट खेले। पावर प्ले में बिल्कुल टिमिड खेले, कॉनवॉय बहुत स्लो खेले, समीर मिनाज थे वो भी स्लो खेले, तो पावर प्ले को उन्होंने फायदा नहीं उठाया। एक तो क्लियर प्लान उनका आज होगा कि पावर प्ले के अंदर उन्होंने अपना गेम प्लान चेंज करना है, वो वापस अपनी बेसिक्स के ऊपर वो आएंगे जो कि ऐसे से वो करते आए हैं। तो पेशावर के लिए ये चैलेंज होगा कि उसका वो जवाब कैसे ढूंढते हैं, ये पावर प्ले की अपनी जो बॉलिंग है उनमें वो उनको कैसे, क्योंकि पिछले मैच में हम देखते हैं अली रजा ने भी स्ट्रगल की, आमिर जमाल ने भी स्ट्रगल की है, तो बॉलिंग में उस तरह कोई नहीं है। शरफुल इस्लाम जो इस तरह वो इंप्रेसिव नजर आए थे कि उनकी अगर आप देखते हैं इकॉनमी अच्छी थी, बाकी बॉलर्स ने स्ट्रगल की है। सुफियान वाज आउटस्टैंडिंग, जो बाकी उनके ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करना होगा। लेकिन इनके मैच हमेशा से अच्छे मैचेस दोनों टीमों के होते हुए आए हैं, और आई थिंक करंटली मैं देखता हूं तो इस्लामाबाद का शायद पल्ला भारी रहा है इनके ऊपर, पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, तो एक कांटेदार मैच होने की तवक्को है। चलें पेशावर ज़ल्मी पे बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग आउटस्टैंडिंग, पिछले मैच में बहुत ज़्यादा रन्स कर लिए थे पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन बॉलिंग में भी उन्होंने रन्स बनाए, पड़वाए। तो बॉलिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं इनके पास और किस ऑप्शन के तहत उतरना चाहिए आज इस्लामाबाद के खिलाफ? देखिए, नाहिद राना पिछला मैच नहीं खेले थे, मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई चूँकि फिट हैं, और कल जो वीडियो कुछ पेशावर ज़ल्मी के सोशल मीडिया में देख रहा था, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो बॉलिंग कर रहे थे। सो वो 150 प्लस पाकिस्तान की पिचों पे बहुत अच्छा रिसेंटली टेस्ट मैच भी खेल कर गए हैं, अच्छे बॉलर इस वक्त बने हुए। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका ऑप्शन भी है। शाहनवाज धानी उनके पास मौजूद हैं,
जेम्स विंस अभी तक नहीं आ सके, वो शायद कराची लेग में ज्वाइन करेंगे, बट उल्टा हुआ इस बार मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूजली नोन टू बी अ वेरी गुड स्टार्टर। पेशावर के पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है कि एक आध मैच शुरू का स्लिप होता है, फिर दे बाउंस बैक, बट पेशावर विल बी वेरी रिलीव्ड कि इस बार हमें फर्स्ट अप एक विन मिल गई है, एक बड़ा रन चेस किया, उनको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस आया होगा। बट हमेशा पेशावर का जब भी या किसी भी टीम का इस्लामाबाद से मैच होगा, इस्लामाबाद नोन फॉर देयर एग्रेसिव ठीक है, बैटिंग, अभी इस्लामाबाद पावर पे प्ले आऊंगा। में वो बहुत तेज इस्लामाबाद पे आऊंगा। जी। नाहिद राना आपके ख्याल में इन कौन सा बॉलर होना चाहिए, बॉलिंग कॉम्बिनेशन और पेशावर ज़ल्मी इन योर ओपिनियन इन टुडेज गेम? मुझे ऐसे लगता है कि आरोन हार्डी से जो नया बॉल करवाया गया, इससे बेहतर ऑप्शन शायद वो चूज शाहनवाज करना रानी? चाहेंगे। मे बी के अगर आप चूंकि 4 ही मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं, तो उसमें ब्रेसवेल तो बहुत अच्छा कर गए, शरफुल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पर बाकी क्या ऑप्शन आगे पीछे कर सकते हैं? देखिए, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, आपको प्लेयर्स की वर्कलोड भी वगैरह देखनी है, फास्ट बॉलर की खास तौर पे। सो मेरा ये ख्याल है कि आई एम ईगर टू सी नाहिद राना बिकॉज ही इज अ स्पीड नाहिद राना आ गया, बॉलिंग एक नाहिद राना। एक ये मेरे ख्याल में यही एक चेंज मुझे दिखाई देता है। बैटिंग तो उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आमिर जमाल ने 8वें नंबर पर आकर जिस तरह की हिटिंग की, उससे पेशावर की बैटिंग डेप्थ का अंदाजा होता है। इस्लामाबाद में भी यही बैटिंग डेप्थ है, क्योंकि उनके पास इमाद हैं, उनके पास लेकिन वहीम अशरफ डिसीजन हैं। भी है ना, देखिए इसमें मुश्किल डिसीजन है कि वो किसकी जगह नाहिद राना को लेके आएंगे गफ्फार। क्योंकि अगर आप देखते हैं ब्रेसवेल खेलते हुए आपको नजर आते हैं, अगर हम देखते हैं जिन्होंने नया बॉल किया था शरफुल इस्लाम, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। अब एरन हार्डी आते हैं कैटेगरी में ऑलराउंडर्स की, तो फिर थोड़ा सा अपनी बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि मेरे ख्याल में उनके पास वैसे भी 8वें नंबर पे आमिर जमाल आए थे, तो भी फरहान यूसुफ मौजूद थे अभी, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आई। 8वें नंबर तक, तो वैसे भी 7वें नंबर तक भी बैटिंग बचती है अगर वो खिलाते हैं नाहिद राना को। तो आई थिंक टफ कॉल है कि एक मैच के बाद वो चेंजेस पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये थोड़ा सा टफ डिसीजन है, इतना सिंपल डिसीजन नहीं तो है। आपके ख्याल में करेंगे वसीम, आपके ख्याल में पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आज के मैच के लिए? देखिए, मैं एरन हार्डी की जगह मैं लाऊंगा नाहिद राना को। इफ ही इज फिट, ही इज रेडी टू प्ले, तो जिस लेंथ के ऊपर जिस पेस से वो बॉल करते हैं, अटैकिंग बॉलर हैं, तो मेरे ख्याल में उनको होना चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि अब वो कितना अच्छा बॉल पावर प्ले के अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अली रजा भी पावर प्ले के उतने अच्छे बॉलर नहीं है, आमिर जमाल स्ट्रगल्स इन पावर प्ले। मैं ये कहूंगा कि नाहिद राना को लाएं और उसके बाद माइकल ब्रेसवेल उनके पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है। पिछले मैच में मैं कहूँगा सबसे बड़ी जो गलती की वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी ने, कि फखर और रिजवान और यासिर के होते हुए उन्होंने उससे बॉलिंग नहीं करवाई है। हालांकि ये बड़ा अच्छा एक मैचअप बनता था, ब्रेसवेल उनके गेम्स पहले कामयाब रह चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो आई थिंक ब्रेसवेल से नया बॉल करते हैं तो नाहिद राना नीचे आते हैं। मुझे हार्डी की जो बैटिंग है उसकी मैं इतनी फिक्र नहीं करूंगा। फरहान यूसुफ अगर 7वें 8वें तक आ रहा है तो बैटिंग की इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी ज़ाल्मी की होनी चाहिए कि हु इज द बेस्ट बॉलर, इज इट एरन हार्डी और या फिर नाहिद राना भेजाएं। तो आई विल गो फॉर नाहिद राना। ठीक है, ये तय हो गया। लेकिन यार फरहान यूसुफ हमारी तरफ से तय हो गया, पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन, यार ये उसको इतना नीचे बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। मेरे ख्याल में रन चेस जिस तरह का था, जिस तरह की डिमांड बनती गई, चूंकि आपको याद है कि एकदम से मिडिल ऑर्डर में क्लैप्स हुआ था, तो आपके जो रन रेट है वो इंक्रीज हो रहा था और शायद पहला मैच खेल रहे हैं। मेरी अपनी राय ये है कि आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको उस लिहाज से मैंने देखा ना, ये तनकीद हुई ना जब पाकिस्तान नेशनल टीम में बाबर आजम एक मैच में बिल्कुल नीचे, बल्कि उसकी बैटिंग नहीं आई थी। जी। तो उस पर तनकीद क्यों होती है? पर सेम डिमांड करती है सिचुएशन, उसके हिसाब से बैटिंग होती है। बिल्कुल नहीं, फरहान यूसुफ बहुत अच्छे प्लेयर हैं। देखें आसिफ, इस पर थोड़ा सा सॉरी मैं ऐड करूंगा, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर द टीम, चाहे वो कैप्टन है चाहे वो सीनियर प्लेयर है, जो गेम की डिमांड है आपने वही मैं कह रहा हूं करनी है। तो ये तो हमारा एक बड़ा वो कल्चर, एक मैं कहूंगा कि इतना अच्छा ये वो डेवलप नहीं हो रहा है कि ये नीचे क्यों खेल। अच्छा वसीम, अगर मैं आपसे पूछूं, आप चूंकि डोमेस्टिक में कोचिंग करते हैं, आपने बड़ा अच्छा इन प्लेयर्स को देखा हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट नंबर फॉर फरहान यूसुफ कंसिडरिंग जो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पोजीशन को आप देख रहे हैं? व्हाट इज द बेस्ट नंबर फॉर फरहान यूसुफ? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, अभी ज्यादा ओवर्स रहते हैं, तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल या फरहान यूसुफ ने ही आना था। ओके, तो शायद वो इससे पहले थे कि बाहर ये हार्डी नहीं खेलते, तो वैसे उनका एक नंबर ऊपर हो जाता है। तो T20 पे पक्का नंबर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो खुशाइन चीज है कि वो मिडिल ओवर्स खेल सकता है, जिसकी हमें कमी है। उस दिन अच्छी बात हुई कि समद ने ये चीज शो की इसी मैच के अंदर, और फरहान ने डोमेस्टिक में शो किया कि वो पावर प्ले के बाद के ओवर्स अच्छे खेल सकता है, स्पिन को चक्के चुके मार लेता है, पेस को भी वो तेज खेल सकता है। तो ये तो खुशाइन चीज है। अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऑब्वियसली हमने इनको डेवलप भी करना है, तो उम्मीद है कि आगे चल के इनको
मौके मिलेंगे कि 5, 6, 8 ओवर भी रहते हैं तो फरहान को बैटिंग के लिए भेजे ताकि अपना वो टैलेंट भी शो करे सही। और पाकिस्तान टीम के जो मसाइल हैं वो भी हल हुए, क्योंकि आई थिंक ही इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, और उसमें सुपरस्टार तो है आपकी टीम में इससे मतलब पेशावर ज़ल्मी में, तो वो तो कुछ करेगा ना आज। मतलब पिछले मैच में भी कुछ किया था। बाबर आजम की बात कर रहा अच्छी फॉर्म में दिखाई लगता है दी आप है, किसी को मिस बिल्कुल। कर रहे हैं शो के अंदर। हूँ। किसी को मिस नहीं कर रहा मैं, मिस चले आप सबको बता ही देता हूँ। जिसको मैं मिस कर रहा हूँ ना शो के अंदर, वो मुझसे तकरीबन कोई 10 गज नहीं, तकरीबन कितना दूर बैठे हैं तनवीर साहब? हाँ 5 गज दूर तनवीर साहब इसी स्टूडियो के अंदर बैठे हैं। तो ये आए जब दरवाजे से तो मैं मुस्कुरा गया। तो लेकिन बाबर का जिक्र मैंने जानबूझ कर नहीं किया। पेशावर ज़ल्मी देखिए, का बाबर कैप्टन है के भाई। कैप्टन है और ओपन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि उनको जो बेस्ट लगता है वो कर रहे हैं। दूसरा, अच्छी फॉर्म में दिखाई दी है। फिर हारिस जैसा प्लेयर जब उनके साथ मौजूद हो, जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो फिर ये एक अच्छा कॉम्बो बनता है। साइम और बाबर की जो जोड़ी थी आज से 2 साल पहले, जो मुझे PSL याद है, इतनी कंसिस्टेंट थी और इतने क्लासी इन्होंने रन किए और हर मैच में 8 में 80, 7 में 70 वाला आगाज मिल जाता आज था। के मैच में तो बाबर मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी करेगा। शेप में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग आफ्टर 2-3 सीजन दिखाई दे रही है। आपको याद होगा सरफेज रदरफोर्ड आए चले गए, रॉकमैन पावल आए चले गए, ल्यूक वुड इनके पास से चले गए। तो इनको जरूरत थी कि एक अच्छा ऑक्शन हो इनके लिए। मुझे ऐसे लगता है, अगर आप मुझसे पूछे तो प्रीवियस सीजन के मुकाबले में अगर किसी टीम का ऑक्शन अच्छा हुआ है और अच्छे प्लेयर्स उनको मिल गए, डोंट फॉरगेट कि जेम्स विंस ने भी ज्वाइन करना है, तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लुक्स इन वेरी गुड शेप और बॉलिंग में 110% उनके पास भी ऑप्शन मौजूद हैं। मुझे ऐसे लगता है कि विद वैसे जो नाहिद 1-2-3 राना इज मैचेस- फिट आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, कल बॉलिंग की उन्होंने, उससे पहले भी उन्होंने बॉलिंग की थी। माइट भी के कॉम्बिनेशन में कंडीशंस नहीं आ को पा देखते रहा। हुए या कॉम्बिनेशन माइट भी के, मुझे नहीं पता वर्कलोड मैनेजमेंट T20 लीग में होता अभी है तो नहीं पहला होता। मैच है, क्या हो नहीं, गया नहीं, वर्कलोड? उनकी प्रीवियस ट्रैवलिंग मैचेस को देखते हुए एक चलें, ठीक है। मैच में मेरे ख्याल चलें, में ठीक एक बड़े बॉलर को आप रेस्ट करवा हाँ, देते हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड वसीम, आपके ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉम्बिनेशन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी कैसा है? बैटिंग पहले बता दें, फिर बॉलिंग पे बात कर लें। हाँ देखिए, कॉम्बिनेशन की अगर हम देखते हैं तो उसमें इतने ज्यादा मुझे मसाइल नजर नहीं आ रहे। वो जो उनका जो गेम प्लान था, जो अप्रोच थी बैटिंग की, वहां से मैच मतलब उनके मतलब किसी भी मौके पे ऐसा लगा नहीं कि हाथ में आया। अब उनको यही डिसाइड करना है कि बेस्ट ओपनिंग जोड़ी उनकी यही है। ऑब्वियसली मैं यही कहूंगा कि चेंज करनी चाहिए, उनको अपना अंदाज बदलना होगा। अगर वो उस अंदाज से नहीं खेल पाते और कामयाबी नहीं मिलती, फिर आप जाते हैं दूसरे ऑप्शन की जानिब। क्योंकि वो ऑल नो कि इस्लामाबाद जाती है ऑलराउंडर्स की तरफ, मतलब नंबर 8-9 के ऊपर आपको जाके इमाद वसीम नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक बैटिंग लाइनअप तो उनकी लंबी है, लेकिन उनकी जो सक्सेस की जो की हमेशा से रही है और आगे मुझे लग रहा है रहेगी, दे नीड अ गुड स्टार्ट कि ओपनर्स उनको या नंबर 3 मतलब टॉप 3 जो बैटर्स हैं, भले उसमें 1-2 विकेटें गिर जाएं, लेकिन वो पहले 6 ओवर का भरपूर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तब जाके आपके ऑलराउंडर्स दे कम इनटू प्ले। और ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं, अंडर प्रेशर आप आ जाते हैं, तो नीचे जितने भी आपके ऑलराउंडर्स हैं उनकी अफादियत कम हो जाती है। तो प्लेटफॉर्म सेट करना उनके लिए जरूरी है। तो टीम से ज्यादा मैं कहूंगा कि उनको जो अपना एक थोड़ा सा माइंड सेट है, थोड़ा सा गेम प्लान है, उसको बेहतर करना होगा। और बॉलिंग में तो आई थिंक उनके पास बॉलिंग में भी ऑप्शन काफी मौजूद हैं। थोड़े सरप्राइज कॉल है, मुझे फहीम नजर नहीं आए पिछले मैच में बॉल करते हुए। मुझे लगता है कि उनको यूज वो कर सकते हैं, क्योंकि सलमान मिर्जा नए बॉल के साथ, मतलब मैं हूँ सलमान से, तो मैं उसको सिर्फ यही कहूंगा कि भाई मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि जब बॉल स्विंग हो रहा है आप सिर्फ उसी पे जाएं, वेरिएशन पे मत जाएं। आप वेरिएशन इज योर सेकंड मतलब क्या हथियार है ना, कि जब स्विंग नहीं हो रहा, बॉल चौके छक्के आपको लग रहे हैं, उसके बाद आए। तो मेरे ख्याल में सलमान की जगह अगर नया बॉल फहीम अशरफ से कराएं तो बेहतर वो हो सकता है, क्योंकि सलमान इज वेरी गुड मतलब मिडिल ओवर और डेथ बॉलिंग में, लेकिन वो पावर प्ले के अंदर रन वो दे देते हैं। तो आई थिंक बॉलिंग में भी इनके सलमान वाज ब्रिलियंट इन द लास्ट गेम। जो हमने देखा सलमान इरशाद को, एरियाज उन्होंने सारे कवर किए हैं। एक मैच था इतना बड़ा, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हो गया, पहला मैच था। इस टीमें लेती हैं टाइम, और पास में भी शायद शुरू के मैचेस इतने अच्छे इस्लामाबाद नहीं खेलते हैं। ये जब ये टाइटल भी जीते थे तो शुरू में ये स्ट्रगल कर रहे थे कि क्वालिफाई भी करेंगे कि नहीं, तो उनका आगाज हमेशा ऐसे से होता है। तो शायद वो आज बाउंस बैक तगड़ा करें। और बाबर की मैं बात करूं, पिछले मैच में देखिए बाबर प्लेड वेल, हमें थोड़े से ना पुराने बाबर नजर आए, थोड़ा टाइमिंग की तरफ, अपनी नेचुरल जो शॉट्स हैं उनकी तरफ नजर आए। अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया है। और इस बॉलिंग लाइनअप को देखता हूं तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो इमाद हैं जो चैलेंज कर सकते हैं बाबर को, विद दिस स्पिन, या शादाब जिनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं मुझे लग रही, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा ट्रबल करेंगे। लेकिन बाकी बॉलर्स को मैं देखता हूं तो वो बाबर के अच्छे मैचअप्स बनते हैं कि सलमान मिर्जा को बाबर को अच्छा खेलना चाहिए, ग्लीसन को भी अच्छा खेलेंगे, वो सलमान इरशाद को भी इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मुझे नजर आ रहा है कि अच्छा पिच हुआ तो बाबर को आप आज बड़ी इनिंग्स खेलते हुए देखेंगे। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग लाइनअप वर्सेस
पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग, बाबर, हारिस, दीगर? मोस्ट कंसिस्टेंट ये टीम है, टाइटल्स भी जीते हुए हैं और हमेशा बहुत अच्छे एक थॉट प्रोसेस से आते हैं। और मैं एग्री करता हूँ, मुझे हैरानगी हुई कि इन जैसी टीम 20 ओवर पूरे खेल गई और 171 रन बनाए। दे नॉट नोन फॉर दिस। ये 190-200 की टीम है। और थोड़ा सा जो पावर प्ले है उसके अंदर अगर आप देखें तो डेवन कॉनवे और समीर मिन्हास के बाद थोड़ा सा हमें लगा कि वो उस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म सेट नहीं हो पिचेस सका। ऐसी नहीं है, थोड़ा सा ना पिचेस का भी ख्याल पिचेस रखना का भी पड़ेगा। ख्याल है। एक ही पिच के ऊपर मैचेस हो रहे हैं तो पिच स्लो हो जाती है। इनकी जो बॉलिंग है ना, मेरा अपनी ये राय है, इनके पास जो बॉलिंग है, जो ऑप्शंस हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि मुझे बहुत कुछ थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं लगती इनकी। ऑलराउंड बॉलिंग है, जैसे कि कुछ एक टीम की हो सकती है कि वो प्रॉपर स्पीड स्टारों को, मिस्ट्री स्पिनर कोयटा के पास जैसे हैं, या पेशावर के पास 2 अच्छे फास्ट बॉलर शरफुल या वो खेल रहे हैं। तो इनकी बॉलिंग, सलमान मिर्ज़ा ज़रूर मौजूद हैं, ग्लीसन खेले, सलमान इरशाद, नया बॉल थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़, मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा मिडल ओवर्स में ज़्यादा बेहतर टीम नहीं, वो आप देख रहे हैं, आप पहले 4 दिन का देख रहे हैं, अब पिच भी ताज़ा है। मुझे मेरा पॉइंट देना वो ये है कि होंगे। मुझे इनकी बॉलिंग को देखते हुए लगता है कि इनको हर मैच में ना पार स्कोर से बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। और ये 170-180 पर मैच नहीं जीत पाएंगे इस बॉलिंग से, शायद बड़ी टीमों के खिलाफ, जो अच्छी टीमें हैं, जो इस वक्त इन फॉर्म है, जैसे पेशावर ने पिछला मैच जीता है। दे नीड गुड रन ऑन द बोर्ड, यानी कि चाहे जैसी विकेट है, बट इनकी बॉलिंग के लिहाज से आई फील कि दे नीड 15-20 रन थोड़े एक्स्ट्रा, ताकि उसको वो कवर अप कर सकें। थोड़ा सा शेप में आएगी बॉलिंग, थोड़ा सा टीम अभी टाइम लगेगा एक आध टीम का इस्लामाबाद का जो मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन उनका हेड कोच पहले माइक हेसन थे, वो चले गए क्योंकि वो पाकिस्तान के हेड कोच बन गए। ये चीज़ मुतासर करती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ऑन दी अदर साइड, उनका कोर हमेशा से, मैं कह रहा हूँ पिछले कई सालों से, बल्कि 10 साल से उनके साथ तो अकरम है और दूसरों की सेटिंग, या मोहम्मद अकरम तो सेमी को हटा दें सेमी। पर यहाँ भी रेहान या उनके जो टीम, नहीं, रेहान कोच चलिए मैं एक बात करूँ, सिर्फ उनके जो डिसीजन मेकर, जो प्लानर्स हैं, उनकी भी तमाम उनके ऑनर के बाद टीम प्लानिंग अलग, हाँ टीम प्लानिंग बिल्कुल अलग है, प्लानिंग अलग। लेकिन लास्ट सीजन में बस मैं एक चीज़ मेंशन करूंगा कि पाकिस्तान के कप्तान यहाँ मौजूद थे और वो 11 में नहीं आ पाते थे, फिर वो रिलीज भी हुए, फिर वो दूसरी फ्रेंचाइज से पिक हो गए। तो मैं जस्ट ये रिमाइंडर वाली बात करूं कि मतलब ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ये लास्ट टाइम टीम इतनी बैटिंग में स्ट्रॉन्ग थी कि सलमान की 11 में जगह नहीं बन रही थी। बट अर्ली डेज ऑफ द टूर्नामेंट मुझे भी यही लगता है कि इस्लामाबाद इज़ अ गुड टीम, कि मतलब वो बाउंस बैक करने की सलाहियत रखते हैं। पेशावर ज़ल्मी विल बी वेरी अवेयर ऑफ इट कि वो ये टीम क्या कर सकती है। वसीम, आपसे जाते जाते एक ही पॉइंट है, अब आज के मैच में आपकी फेवरेट आपको कौन सी टीम लग रही है, कंडीशंस को देखते हुए, कॉम्बिनेशन को देखते हुए? देखिए, पेशावर ज़ल्मी में कहूँगा, जिस तरह उन्होंने पिछला मैच खेला है और जितना अंडर प्रेशर इस्लामाबाद लग रहे हैं, ऑल लोग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के लोकल अगर हम देखते हैं, अब तो खैर हमारी अपनी पिंडी की टीम भी आ गई है, लेकिन पहले इस्लामाबाद ही था, तो वो थोड़े से सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ। लेकिन आई होप कि आप इस्लामाबाद बेहतर खेले। जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे ना क्विकली उस पर, कि देखिए नए प्लेयर्स आए, कॉनवॉय अगर देखते हैं, उसके बाद समीर मिन्हास देखते हैं, तो ये अर्ली डेज हैं इनके इस फ्रेंचाइज के अंदर, इस रोल के अंदर, ओपनिंग के अंदर। तो शायद मैं कहूँगा कि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो फिलॉसफी या उनका एक वे ऑफ स्टाइल था जो खेलने का, उसको अप्लाई करने का। लेकिन अगेन एक मैच के बाद हम कुछ भी डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये टीम आगे कैसा करेगी, या ये ऐसा ही खेलेगी, या ये स्ट्रगल करेगी। मेरे ख्याल में तगड़ा मैच होगा, लेकिन मुझे पेशावर का पल्ला थोड़ा सा भारी लगा। चलें ठीक है, पल्ला पेशावर का भारी है, लेकिन मैच अच्छा होगा। मैच अच्छा होना चाहिए। एक दिन के गैप के बाद पाकिस्तान की आवाम बेताब है PSL के मुकाबले देखने के लिए। वसीम, आपका शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर हम बात करेंगे। अब चलते चलते प्रोग्राम का भी इख्तिताम है, ज़रा पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र आपको हम बता दें। अभी तो खैर शुरुआत है, जैसे मैंने कहा, एक कल का गैप भी था, उसके बाद अब ये पॉइंट्स टेबल आता है गफ़ार, तो उसके बाद हम बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी, कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है? ये है जी पॉइंट्स टेबल। कराची 4 पॉइंट के साथ टॉप पर है, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हैदराबाद। ये टीम्स हैं जिन्होंने अभी तक 2-2 या 1-1 मैच खेला है, तो अभी बहुत अर्ली डेज हैं। तो भाई आपको पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद का जो आज मुकाबला है, उसमें देख लो जो नंबर्स दिखे हुए, पेशावर का पॉइंट जो रन रेट है पेशावर वो है +0.67 और और जो इस्लामाबाद का रन रेट है वो -0.82 है। तो ये पेशावर को अर्ली एडवांटेज भी है। अच्छा, इसमें फैन बेस वाली बात भी होती है ना, ज़रा सा आई एम फ्रॉम पेशावर, तो वो एक होता है ज़रा सा। लेकिन मैं अगर क्रिकेटिंग लिहाज से बात करूं तो मुझे इस्लामाबाद ऐसी टीम दिखती नहीं है जो
2 मैचों के बाद भी नीचे ही बैठी होगी, तो पेशावर को बड़ा टफ कंपटीशन मिलेगा। दे आर समवन जो कि बहुत अच्छे फैसले करते हैं ऑक्शन में, तो दिस विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। मुझे ऐसे लगता है कि शायद पहली इनिंग का जो पावर प्ले है वो बड़ी हद तक इस मैच के मोमेंटम को बनाएगा। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए पेशावर को थोड़ा सा एज लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, जीत कर आए हैं, बट इस्लामाबाद इज अ वेरी गुड साइड और हमें बहुत अच्छा मैच देखने मिलेगा, बट स्टिल विद गो विद पेशावर। नहीं ठीक है, मेरा ये मकसद नहीं था कि आप प्रिडिक्ट कर दें कि ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी। कोई क्रिकेट एनालिस्ट का काम प्रिडिक्शन होता ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे मतलब ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि एनालिसिस करना, उसके बाद सारे सूरत हाल को का जायज़ा लेना, ये सारी वो प्रिडिक्शन का काम तो वो जो तोते वो जो आते हैं, वो सारे जो वो फाल निकालने वाला, हमारे फैंस जरा खुश होते हैं, फैंस को फिर समझना क्या चाहिए कह रहा है, समझना चाहिए ना फैंस। फिर आप पता होता है खुश क्यों होते हैं, क्योंकि उनको फिर आपकी का मजाक उड़ाने का मौका मिलता है बाद में कि आपने तो ये कहा था। तो ये बहरहाल ये बात है। कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अब्दुल गफ़ार साहब का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम साहब का शुक्रिया, समीन राना साहब का शुक्रिया और आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।